जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव जीएस पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है, या दोनों अलग अलग है या दोनों सेम है। और इसी वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर कोलैप्स नहीं कर जाता है और क्या रीजन है कि इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम लगता है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटी के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो इसका हिंदी वर्ड होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये नाम ही दोस्तों, जो हमारा नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इसमें दो शब्द, एक गुरुत्व एक आकर्षण। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, गुरुत्व प्लस आकर्षण, मतलब क्या है कि ग्रेविटी के कारण कोई चीज अपनी तरफ आकर्षित अगर कर रही है तो उसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन का बेसिकली मतलब क्या है, जब हमारे इसके पहले जो हमारे न्यूटन साहब ने जो बताया है ग्रेविटेशन का नियम, इसके पहले भी हमारे बहुत से गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया था कि जो हमारे पूरे यूनिवर्स में भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो निर्जीव है या सजीव है, वो अब एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो बाद में इन्होंने न्यूटन साहब ने क्या किया, उस जो थ्योरी थी उसको डेराइव फॉर्म में बताया कि जो हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, वो एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करती है। अब आकर्षित करने का क्या मतलब है दोस्तों, कि ये पेन, ये जो मार्कर है, ये एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड, ये दोनों अपने आप को आकर्षित कर रही, बिल्कुल आकर्षित कर रही। एक व्यक्ति है यहाँ बैठा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट वहां है, तो वो दूसरे को आकर्षित कर रही, बिल्कुल आकर्षित कर रही दोस्तों। अगर मान लो एक लड़का एक लड़की दोनों आपस में एक दूसरे के आसपास बैठे, तो क्या दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है? बिल्कुल होगा। अब दोस्तों, ये बात आता है कि अगर अट्रैक्शन की बात हो रही है, आकर्षित कर रहा है अपने आप को एक दूसरे ऑब्जेक्ट, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण का क्या रोल है, ग्रेविटी का क्या रोल है, अभी हम बताएंगे ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटेशन क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की। जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया था, ये दिया गया था कि बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। तो हमारे न्यूटन साहब जो थे, इन्होंने ये अपने बालकनी में खड़ा होकर ये पढ़ रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक एप्पल का, बचपन में जो भी जितने भी लोग पढ़े होंगे या जितने भी टीचर ने आप लोग बताया होगा, तो बताया होगा कि न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल गिरता है और उन्होंने सोचा कि आया कैसे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि जब वो अपने बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने देखा कि एक एप्पल डाउन हो रहा है, नीचे पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये एप्पल गिर रहा है तो नीचे क्यों गिर रहा है, मतलब स्टेप नीचे क्यों, राइट में नहीं गया या लेफ्ट में नहीं गया या हवा में क्यों नहीं रुक गया। तो इन्होंने उस पर डिस्कवरी की, एनालिसिस किया। तो इन्होंने बताया 1886 में, ये इन्होंने बताया था, जो नियम इन्होंने दिया 1886 में दिया था। इनकी एक बुक है प्रिंसिपिया, जो बुक का नाम है, इनकी एक बुक है दोस्तों प्रिंसिपिया। इनकी बुक का नाम जो है, उस बुक में प्रिंसिपिया में अगर हम बात करें बुक का नाम, तो बुक का नाम है प्रिंसिपिया। तो पूछता है कि न्यूटन का लॉ दिया गया था पहले किस बुक में दिया गया था या किस सन में। तो 1886 में बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में इन्होंने इसको बताया था, जो हमारा बुक का नाम था प्रिंसिपिया था। इन्होंने उसको प्रिंसिपिया में डिराइव किया। अब इनका जो ग्रेविटेशन का नियम था, अभी हम बाद में बताते हैं दोस्तों आपको ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर, पहले इनका ला जानिए। इन्होंने कहा क्या कि कोई किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, मतलब आकर्षण, वही ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच, ये पेन मार्कर है, ये अलग मार्कर है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके द्रव्यमान, ये जो इनका वेट है, इनका मास है, इनका कुछ तो मास होगा, चाहिए 50 ग्राम के होंगे या 100 ग्राम के, जो भी उनका मास, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। मतलब कह रहा है किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ये दोस्तों वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, ये कह क्या रहा, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन्होंने क्या कहा दोस्तों, कहा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये थ्योरी उन्होंने दिया। और ये चीज पहले भी हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहले भी जो हमारे करते थे, उन्होंने बताया था कि जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में आकर्षण होता है। लेकिन इन्होंने ये नियम दिया, एक थ्योरी दिया और बताया, और इसके द्वारा इन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया। अब हम बताते हैं वो फार्मूला क्या है। कह रहे हैं, इन्होंने कहा किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, मान लो दोस्तों ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है,
ये दो ऑब्जेक्ट है, कह रहे हैं किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान, मान लो इनका द्रव्यमान दोस्तों m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, और कह रहे हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मतलब इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, F समानुपाती m1 इंटू m2 के। ये इन्होंने पहला स्टेटमेंट बोला, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान दो पिंड है तो एक का द्रव्यमान m1 दूसरे का द्रव्यमान m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है दोस्तों, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये क्या करे, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इनका अगर हम इनके किसी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस लेते हैं तो उसके सेंटर से दोस्तों हम लेते हैं, तो मान लो इसके बीच की जो दूरी है r है, तो कह रहे इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनका दोस्तों जो था ये फार्मूलाइज वो स्टेटमेंट था। अब इसमें दोस्तों यही इन्होंने बोला था, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इसमें आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी। अब इसको हटाने के लिए दोस्तों एक हमारा होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी, जिसको हम दोस्तों प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं या ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका दो नाम होता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ फिल करेंगे दोस्तों कि F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो दोस्तों ये फार्मूला कई बार आपने देखा है एग्जाम में आता है, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो ये एक ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दोनों नाम होते। अब दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम इनवर्स। ये दोस्तों इसका वैल्यू होता है। ये वैल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जो हमारा जी होता है ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, तो दोस्तों ये इसका यूनिट कैसे हम फाइंड करेंगे। यूनिट अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स होता है तो इसमें जी की यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम अगर जी बराबर लिखें यहाँ दोस्तों, इसको हम फार्मूलाइज फॉर्म में अगर डिराइव करें, इसकी यूनिट निकालें, तो जी बराबर यही तो होगा दोस्तों, F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जी बराबर। अब अगर हम यहां से बात करते हैं जी बराबर, तो F जो है फोर्स है, फोर्स की न्यूटन वो यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन। अगर यहाँ डिस्टेंस की बात की जाए तो दूरी का जो हमारा यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो आर स्क्वायर है, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अब नीचे क्या है, m1 इंटू m2 है, मतलब क्या दो वेट की बात की है, तो किलोग्राम, एक का किलोग्राम दूसरे का किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब जब ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम इनवर्स, तो ये दोस्तों इसकी यूनिट यहां से फाइंड होती है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों कि जो हमारा जी होता है वो क्या होता है। तो जी को दोस्तों दो नाम से जानते हैं, पहला होता है जी बराबर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों पूछता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की मान कितना होता है, तो वैल्यू अगर दिया पूछ रहा तो दोस्तों तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स। और पूछता है कि इसकी अगर हम ये यूनिट कैसे फाइंड करें, तो ये दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट यहां से आती है। और कभी कभी एग्जाम में ये देख के पूछता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों आप अगर ये फार्मूला जान रहे हैं, कोई सा फार्मूला इसमें से याद है, तो दोस्तों आप निकाल भी सकते हैं, अगर निकाल नहीं सकते तो याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो दोस्तों यही इनका नियम था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स उन दोनों द्रव्यमान, उन जो दो ऑब्जेक्ट उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों वही चीज हमने लिखा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसको हमने फार्मुलाइज फॉर्म में लिखा, जो ये
थ्योरी इन्होंने दिया था, जो रूल इन्होंने बताया था। इसके द्वारा हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी बताया, उसकी वैल्यू क्या होती, उसकी यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों ये तो हो गया पहली चीज। अब पूछता है दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको, पहली आपका डाउट हम क्लियर करते हैं जिसपे क्वेश्चन मार्क लगाए थे, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल में अंतर क्या होता है। दोस्तों ग्रेविटी वो चीज होती है जिसको हम गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटेशनल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब ग्रेविटी की हम बात करते हैं तो ग्रेविटी प्रॉपर हमारा अर्थ के लिए रिलेटिव होता है। जो आकर्षण, जो पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींच रही है, जो भी ऑब्जेक्ट खींचती है वो ग्रेविटी के कारण खींचती है, ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी खींचती है एक अपनी तरफ। तो अगर अर्थ की बात किया जाए तो वहां लगेगा ग्रेविटी की। अगर कहा जा रहा है कि मून पे, मून का ग्रेविटेशनल, मून का इतना गुरुत्वाकर्षण, तो वहां मून की ग्रेविटी नहीं की जाएगी दोस्तों, मून का ग्रेविटेशन बताया जाएगा। तो आप इतना बेसिकली जान लीजिए कि ग्रेविटी ओनली जो फॉलो होता है वो केवल अर्थ के लिए होता है, और ग्रेविटेशनल अदर ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मून हो गया, चाहे हमारा सन हो गया, उसके लिए हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। तो आपने दो चीज जाना, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क हमने लगाया था दोस्तों, ये कह रहे हैं हर बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को तरफ अपने तरफ आकर्षित करती। अगर दोस्तों ये एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करती है, तो अगर आकर्षित करती, मान लो अगर गाड़ी रोड पे चल रही है, एक कार जा रही है, दूसरी कार जा रही है, अगर ये दोनों अपने आप को आकर्षित करेंगी तो क्या होगा, दोनों कोलैप्स कर देंगी, तब तो आकर्षण वो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब यही चीज वहां होता है दोस्तों हमारे इनवर्स में। मान लो मून भी रोटेशन कर रहा है, सन भी हमारा रोटेशन कर रहा है, कई सारे हमारे जो स्टार्स हैं, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, कई सारे रोटेशन कर रहे हैं। अब अगर वो दोनों अपने आप को आकर्षण करेंगे तो वो अगर दोनों में आकर्षण बल लगेगा, ग्रेविटेशन लगेगा, तो वो अपने आप को कोलैप्स करने चाहिए ना, लड़ जाएंगे। अगर लड़ जाएंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक चीज होता है, अगर आपने बचपन में देखा होगा, ये आपने बाल्टी में पानी भर के उसको एक सेंटर के हिसाब से नचाते थे तो पानी गिरता नहीं था, पानी अपने बाल्टी में रुका रहता था। लेकिन अगर एक कंडीशन पे उसको हम अपना ढीला फोर्स कर देते थे, या दूसरा एग्जांपल लीजिए, जब हम किसी अपने वो बचपन में थे तो एक धागे में नीचे एक स्टोन या पत्थर लगा के उसको घुमाते थे, जब तक अपना रोटेशन अपने हाथ को रोटेट करते रहते तब तक वो एक एंगल पे दोस्तों बन के वो उसका पूरा साइकिल चलता था। लेकिन जब हम ढीला करते थे तो वो एक एंगल से छूट के चला जाता था। जैसे हम बात करें दोस्तों, मान लो ये हमारा सर्किल था, यहां से हम एक अपना, ये मान लो मेरा हाथ है, यहां से हम एक ऑब्जेक्ट यहां बांधे रहते थे, इसको जब रोटेशन कराते थे तो ये ऐसे ऐसे मूव करता था दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हम जब इसको एक समय अपने हाथ का रोटेशन कम करते थे, अगर यहाँ पर रोटेशन कम करते थे तो ये स्टोन इधर निकल जाता था, यहाँ पे करते थे तो इधर निकल जाता था, और अगर यहाँ छोड़ते थे तो स्टोन इधर निकल जाता। तो इसमें होता क्या था दोस्तों, इसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। जो अंदर की तरफ लगता है दोस्तों, जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, इसको टाइट किए रहता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, जिसको कहते हैं अभिकेंद्री बल। मतलब केंद्र की तरफ जो फोर्स लगता है, जो इसको टाइट करके रखता है दोस्तों, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। इसी को दूसरा नाम देते हैं सिंकिंग फोर्स। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा था आरआरबी में कि सिंकिंग फोर्स कहां लगता है, तो सिंकिंग फोर्स जानिए दोस्तों, सेंट्रीपिटल को ही सिंकिंग फोर्स कहते हैं। जो अभिकेंद्री बल होता है उसी को सिंकिंग फोर्स कहते हैं। तो ये आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, सिंकिंग फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। और दूसरा फोर्स जो होता है दोस्तों, इसको बैलेंस बना के रखता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्री बल, ये अपकेंद्र होता है, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स अपकेंद्र, और अंदर की तरफ लगने वाला अभिकेंद्री बल। तो जो दोस्तों ये होता है, तो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा कि अभिकेंद्री बल और अपकेंद्र बल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है या अलग अलग होता है। इनका दोस्तों जो अंदर की तरफ ये सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दोस्तों, ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्री बल अपकेंद्री। तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है या अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसी के कारण दोस्तों जिस वेग से ये रोटेट करता है हमारा, ये रोटेशन अगर हम रोकते नहीं है तो ये अंदर की तरफ खींच कर रहता है, ये बाहर की। तो सेम यही चीज होता है दोस्तों, जो हमारा मून है या जो हमारा सन है, वो रोटेट जब करता है तो एक जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, वो अंदर की बाहर की तरफ, और सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, तो उसको बैलेंस में बना के रखता है। तो ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें कार वाला, अगर कार वाला देखें, उसमें भी ये चीज बोले इन्होंने कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ खींचती है। तो
अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक कार ये है, ये कार ए है, ये दूसरी कार है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड दोस्तों सेम है तो ये इनको कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बात कब कही गई? ये एक प्रॉपर इनवर्स के लिए कही गई, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ना हो। मतलब क्या है, अगर मान लो ये है कार, ये दूसरी कार है, ये कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी? अट्रैक्ट तभी करेंगी जब इसके आसपास कोई और ऑब्जेक्ट ना हो। अगर कोई और ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों तो क्या करेगा, वो दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। मान लो जब हाईवे पे कार चलती है तो उसके बगल में कई सारी व्हीकल हमारी रहती हैं, वॉल्स होते हैं, दीवार होता है, पेड़ होती है, कई सारी चीजें, तो वो भी तो अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी। इसी कारण दोस्तों जो हमारा ये होता है, दूसरा एक कार दूसरे कार के ऊपर कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि वहां पर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है दोस्तों अट्रैक्टिव फोर्स की। अगर बात करें तो जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा रहेगा दोस्तों उसका अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा। मतलब मास अगर ज्यादा है दोस्तों तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। तो आपने दो क्वेश्चन मार्क जो हमने बताया था वो जाना, पहला ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर, और दूसरा चीज ये जो हमने बोला था कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आकर्षण अपने तरफ अट्रैक्ट करती, अगर अट्रैक्ट करती सभी चीजें तो वो एक्सीडेंट हो जाती। लेकिन आपने जाना कि कैसे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखती हैं। तो इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हम अगर इसमें मैग्नेट लगा रहा है, ये हमारे हाथ में मैग्नेट है और इधर एक आयरन की नेल्स है, तो ये अगर कुछ डिस्टेंस पे है तब तो नहीं आकर्षित करेगी, लेकिन अगर इसका डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो ये इस पे चिपक जाएगा, मतलब मैग्नेट पे आके चिपक जाएगा। तो ये चीज हमारा आकर्षण कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट में मास कम है तो उसमें कम अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, मास ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बताते हैं कि जो हमारा ग्रेविटी के कारण पृथ्वी हमारा फोर्स लगाती है, तो फोर्स जब लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन आता है। तो एक्सीलरेशन को जो हमारा ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन आता है उसको हम दोस्तों स्मॉल जी से प्रेजेंट करते हैं। अब अभी हम बताएंगे स्मॉल जी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, और स्मॉल जी के मान में परिवर्तन वैल्यू कहां कहां चेंज होती है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे दोस्तों। फिर अब हम बताते हैं आपको कि ये जो हमारा पृथ्वी अपने तरफ अगर खींच रही है ग्रेविटी के कारण, तो अगर उसमें फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लगता है दोस्तों तो ये आपको पता होगा कि फोर्स के कारण ही हमारा एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी जो हमारा एक्सीलरेशन उत्पन्न करती है, तो पृथ्वी के एक्सीलरेशन को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी पृथ्वी के द्वारा लगाया गया त्वरण, स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम में, अभी हम बताएंगे कब कब इसकी वैल्यू चेंज होती है और क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले इसका हम फार्मूला आपको डिराइव करके बता दें। पूछता है दोस्तों कि जी जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है इसका फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों हम अगर इसकी फार्मूले की बात करें तो सपोज हम करते हैं, मान लेते हैं दोस्तों कि ये पृथ्वी अगर हमारे फोर्स लगा रही है तो उसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तो मानते हैं जो हमारा अर्थ है उसका जो मास है, अर्थ का जो मास है दोस्तों वो एमई है। अर्थ का मास बराबर एमई, और इसका अर्थ का जो रेडियस है दोस्तों, अर्थ का रेडियस की बात करें, अर्थ की रेडियस की बात करें तो आर है। और जो एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे रखा है, ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका, ऑब्जेक्ट का मास जो यम है, ऑब्जेक्ट के मास की अगर हम बात करें दोस्तों तो यम है। अब हम जब फार्मूले में हम बताते हैं तो यफ बराबर होता है जी यमोन m2 अपान आर स्क्वायर। अगर हम यहां बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यफ बराबर यमी यम अपान ये यम ई है, क्योंकि हम पृथ्वी का ये आर ई स्क्वायर। अब दोस्तों ये चीज यहां से निकल के आया, ये बराबर जी यमी एम अपान आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको निकालें फार्मूला, तो अगर एक्सीलरेशन की बात होता है दोस्तों तो फोर्स जहां भी होता है वहां फोर्स के द्वारा ही एक्सीलरेशन होगा। पृथ्वी अगर फोर्स लगा रही है, अपने तरफ खींच रही है, तो उसके द्वारा एक्सीलरेशन आता है। तो यह बराबर होता है दोस्तों एम इंटू जी। तो हम ये वैल्यू अगर एफ की जगह पुट कर दें तो यहां क्या हो जाएगा, एम जी बराबर दोस्तों जी यमी एम अपान आर ई स्क्वायर। अब यहां से अगर हम एम से एम कैंसिल कर दें तो जी बराबर हो जाएगा दोस्तों जी यमी एम अपान आर ई स्क्वायर। तो ये दोस्तों कई बार एग्जाम में ये फार्मूला पूछा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जी बराबर जी यमी एम अपान आर स्क्वायर, ये इसका जो है फार्मूला होता है।
तो कई बार एग्जाम में दोस्तों हमारे ये फार्मूला दिया रहेगा कि क्या होता है कि जी बराबर स्मॉल जी बराबर जो होता है दोस्तों जी एम अपान आर स्क्वायर। तो एग्जाम में हमारे 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन जो आपका करेक्ट रहेगा दोस्तों, ये आपको उस एग्जाम में वो ये ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कई सारे लिखे रहेंगे जी एम ई अपान आर ई या जी एम ई स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर, कई सारे विकल्प रहेंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इस तरह आप फाइंड करिएगा कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण के का फार्मूला है दोस्तों स्मॉल जी का, वो ये इस तरह फाइंड होके आता है। अब दोस्तों ये जो हमारी जी की वैल्यू है दोस्तों हर जगह चेंज होती रहती है। अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह पे हम बात करते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के द्वारा लगाया गया वो किस किस समय किस किस कंडीशन पे वैलिड करता है। तो दोस्तों ये हमने जो जी के मान में परिवर्तन का यहाँ लिखा है जितने भी पॉइंट दोस्तों, ये हर एग्जाम में डिक्टो 5 पॉइंट है, डिक्टो क्वेश्चन आता है। कोई सा भी एग्जाम अगर ग्रेविटेशन का टॉपिक है उसमें से इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आना है। अब पहला पॉइंट कहता है दोस्तों कि जी के मान में जो अगर हम चेंजिंग की बात करें तो कहता है पृथ्वी की सतह पे अगर हम पृथ्वी का जो अर्थ का सरफेस है उससे ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो जी का मान घटता है। मतलब क्या, अगर हम पृथ्वी की सतह से दोस्तों ये चीज आप याद करिएगा दोनों कंडीशन पे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे जो जी का मान होगा वो घटेगा। जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। अगर हम पृथ्वी से ऊपर जा रहे फ्लाइट में जाते हैं तब भी हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो घटता है, या नीचे जाएंगे तब भी हमारा गुरुत्वीय त्वरण घटता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक बार एसएससी सीएचएसएल में आया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन था जी का मान घटता है, जी का मान बढ़ता है, जी का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो हमेशा ऑलवेज जी का मान ऑलवेज घटेगा। मतलब क्या हो गया कि हमेशा घटता है। तो ये चीज आप नोट करिएगा। फिर दूसरी बात पूछता है कि पृथ्वी के ध्रुव, एग्जाम में 2 चीज लिखा रहता है, या तो आप ध्रुव रखिएगा नहीं तो हिंदी में भी वो पोल लिख के आता है, क्योंकि पोल की हिंदी होती है ध्रुव। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कहता है पृथ्वी के ध्रुव पे जी का मान क्या होता है। तो क्वेश्चन ये कई बार एसएससी वालों ने और आरआरबी वालों ने पूछा, ये जितने भी हैं हर बार हर एग्जाम में आए हुए पॉइंट है दोस्तों क्वेश्चन। तो पूछा कि पृथ्वी के ध्रुव पे जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, नगण्य होता है, जीरो होता है। तो दोस्तों आपका जो जी का मान पोल पे होता है, ध्रुव पे होता है, वो मैक्सिमम होता है। सबसे अधिकतम मान दोस्तों अगर गुरुत्वीय त्वरण का कहीं पे होता है तो पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। तो क्वेश्चन आता है, पूछता दूसरी तरफ घुमाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा पोल पे होता है, ध्रुव पे होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी को पूछता है कि पोल पे गुरुत्वीय त्वरण का मान या ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पे सबसे ज्यादा होता है। तो यहां से 2 तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछता है विषुवत रेखा पे कि इसका मान कितना होता है। तो विषुवत रेखा की बात करें दोस्तों या इक्वेटर की, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा या इक्वेटर की बात करें तो उसपे जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है वो मिनिमम होता है। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 2 तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। पहले तरह बनेगा विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है, मैक्सिमम होता है, नगण्य होता है या मिनिमम होता है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए मिनिमम होता है। दूसरी बार पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम और सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है। तो विषुवत रेखा पे होता है। तो ये दोनों तरह से घुमा के पूछेगा दोस्तों, तो आपका ये आंसर होना चाहिए। अब कहता है चौथा पॉइंट जो हमारा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर, ये दोस्तों ये जान लीजिए कि अपोजिट होता है। अगर हम रोटेशनल स्पीड अर्थ की हम घूर्णन गति बढ़ाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। घूर्णन गति की बात कर रहा है, रोटेशनल मोशन की बात कर रहा है। अगर हम पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड, ये दोनों अपोजिट होते हैं, अगर स्पीड घूर्णन गति को हम बढ़ाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑलवेज घटेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर हम पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसको बढ़ाएंगे तो जी का मान घटता है दोस्तों। ये चीज आप नोट करिएगा। अगर हम घूर्णन गति बढ़ाएंगे जी का मान घटेगा और घूर्णन गति घटाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। तो ये अगला पॉइंट यही है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट है, यहां से लगभग 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। जी का मान घटाना है, दूसरी तरफ पूछेगा दोस्तों, अगर हम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटाना चाहते हैं तो क्या करें, घूर्णन गति को बढ़ा दें, घूर्णन गति को घटा दें, घूर्णन गति को कांस्टेंट रखें, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, अगर बढ़ाना है जी के मान को तो घूर्णन गति घटाना पड़ेगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण को घटाना है तो जी की घूर्णन गति को बढ़ाना है।
तो ये दोस्तों हो गया जी के मान में जितना हमारा परिवर्तन होता है और किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दोस्तों ग्रेविटेशन, अब इतना तो हमने जान लिया कि ग्रेविटेशन ये होता है। अब हम इस वीडियो को एक आपको समराइज बताते हैं क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है गुरुत्वाकर्षण का नियम कब इन्होंने दिया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम कब दिया, जब इसको एक फार्मुलाइज फॉर्म में दिया गया तो 1886 में दिया। तो पहली बार इसको किस बुक में पढ़ा गया या किस बुक में दिया गया, तो इनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया, उसमें दिया गया। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है ये आपको हमने बताया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको दे देगा कि इनमें से कौन सही है। तो आप दोस्तों याद रखिएगा ये बराबर जी m1m2 अपन r² ये होता है। दूसरा फार्मूला पूछता है उसका जो कांस्टेंट हम आते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाते हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी की वैल्यू होती है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर इंटू किलोग्राम इनवर्स। ये चीज याद कर लिएगा। अब कभी कभी पूछता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आपको एग्जाम में मिलेगा न्यूटन मीटर इंटू किलोग्राम इनवर्स या न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको यूनिट निकाल के भी बताया कैसे निकालते हैं, तो ये एक चीज वहां से इसका क्वेश्चन हो गया। फिर पूछता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक स्मॉल जी रहेगा, एक कैपिटल जी रहेगा, एक कुछ और दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये इतना क्वेश्चन वहां से बना दोस्त। फिर पूछता है कि अगर ग्रेविटी के कारण पृथ्वी हमारी खींच रही है, अपने तरफ आकर्षित कर रही है, तो अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आता है, तो उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछता है स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो स्मॉल जी का मान दोस्तों जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दूसरी चीज कहता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी m/r²। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और कैसे आया दोस्तों ये भी हमने आपको निकाल के बताया। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है जो जी के मान में अलग अलग जगह पे परिवर्तन होता है। तो मैंने ये आपको 5 पॉइंट जितने भी तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये आपको बताया। अब एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अगर हमारी वैल्यू जो हमारा मास है यहाँ पर 60 kg है तो चंद्रमा पे जाने पे कितना हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा का जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशन है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। तो मतलब अगर आपका मास यहाँ पे 60 kg है तो ये चंद्रमा पे जाने पे 1/6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा चंद्रमा पे किसी चीज का पृथ्वी की अपेक्षा वहां पे 1/6 भाग होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी वीडियो आपको हर बार मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।